जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 के ऊपर, जो कि जिसका ये एक बहुत अफ़सोसनाक हादसा हुआ है। ठीक है, जो लोग चले गए, ज़ाहिर है उनके लिए तो इंसान को अफ़सोस होता है, लेकिन मसला ये है कि ये लोग जहाज़ की ख़राबी की वजह से नहीं गए, मोदी के झूठों की वजह से गए हैं। और ये किस तरीके से सारी चीज़ कनेक्टेड है। मेरी टीम एक्चुअली बड़ी अगेंस्ट है इस टाइप की किसी भी वीडियो को। वो मुझे ये कह रही थी कि पहलगाम पे तुमने बात की, सिंदूर पे तुमने बात की, जब शुरू में बात करो तो लोगों को समझ नहीं आती और वक्त के साथ साथ सच खुद बहुत सामने आ जाता है। जैसे पहलगाम का सच आया निकल कर, फिर ऑपरेशन सिंदूर का भी अब बहुत सारे लोगों को सच समझ आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, किस वजह से हुआ और ऑपरेशन सिंदूर किस लिए शुरू किया गया था। तो मेरी टीम इस वीडियो को बिल्कुल भी हक में नहीं थी। वो कह रही थी सब्र करो, खुद ब खुद लोगों को समझ आ जाएगा। और क्योंकि अब लोगों को समझ आ रही है ये चीज़, तो इसके ऊपर अब बात करना बहुत बेहतर है, क्योंकि अब आप इस चीज़ को समझेंगे, वरना आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये इस ऑपरेशन सिंदूर से किस तरीके से कनेक्टेड है। देखिए, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम से अटैक से कनेक्टेड है। उसकी वजह से वो ऑपरेशन सिंदूर मोदी को करना पड़ा था, जिसके लिए मोदी ने जाकर पैरों में पड़कर ये ऑपरेशन स्टार्ट करवाया था। वो मैं सब जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन 2 वीडियोज़ के अंदर। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आई थी, नहीं आती ना आए, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। जिनको समझ आ गई नहीं आती तो उनकी मर्ज़ी है, खैर। और ये जो वीडियोस थी ये भी रोक दी गई हैं ऑपरेशन सिंदूर की। मैंने ऑलमोस्ट 2 घंटे 40 मिनट की वीडियोस की थी, और ये 1 घंटे 37 मिनट की सिर्फ वीडियोस हैं जो आप लोगों ने यहाँ पर देखी हैं। 1 घंटे 37 मिनट, और ये 1 घंटे 37 मिनट जो है ये एक्चुअली इसी प्लेन से कनेक्टेड भी है। वो किस तरीके से, वो आप लोगों को यहाँ पर समझ आ जाएगा। मेरी टीम ने वो रोकी भी इसी वजह से थी कि ये जो टाइम, आप अगर मेरी सारी वीडियोस देखें ना, उनके जो मिनट्स होते हैं वो बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। खैर, वो आप लोग इतनी डेप्थ में नहीं जाते, आप लोगों ने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा। ये 1:37 पे यहाँ पर रुकी हुई, और 1:37 जो है वो टाइम है जिस पे ये जहाज़ उड़ा है। एक्चुअली 1:37.5 पर उड़ा है, 138 पे क्रैश हुआ है शायद, इस तरीके से, क्योंकि 30 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो क्रैश हो गया है। तो ये इस चीज़ से रिलेटेड थी। दूसरा ये है कि मेरी टीम ने सारी वीडियोस रोक दी हैं। वो इसलिए रोक दी कि उनको लगता है कि यहाँ पर लोगों को समझ नहीं आ रही, तो बात करने के ऊपर ज़रूरत ही नहीं है किसी भी टॉपिक पर। खैर, इस ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ कि यहाँ पर पहले मोदी जो है, मोदी साहब ने पहलगाम का अटैक करवाया। फिर मोदी साहब ने उस पहलगाम के अटैक को कवर करने के लिए सिंदूर करवाया, क्योंकि जो पूरी जनता थी वो चीख चिल्ला रही थी कि हमें पहलगाम का बदला चाहिए। अब जब सिंदूर में वो घुसे तब उनको ये पता चला कि भाई वो किसी भी तरीके से लड़ने के काबिल नहीं है, किसी भी लिहाज से। यानी जो उनकी क्या, मैं सब यहाँ पर कुछ बुरा बोल दूँगी, खैर, लड़ने के काबिल नहीं। जब उनको समझ आया कि उनसे कुछ नहीं हो सकता है, जब उनके जहाज़ गिरने लग गए, उनके जहाज़ जब गिरने लग गए, जो पाकिस्तान ने गिराए, कौन से वाले जहाज़ गिराए, रफ़ाल गिराए। जब रफ़ाल गिरना शुरू हुए और उनके ऊपर जब प्रेशर आना शुरू हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है कि इससे फ्रांस के जो थे वो जेट्स नहीं गिरे थे, रशिया के भी जेट गिरे थे या जेट्स गिरे थे, ये मैं अभी आपको यहाँ नहीं बताऊँगी, पर रशिया के भी जेट या जेट्स गिरे हैं, ड्रोन्स गिरे हैं। किसके गिरे हैं, कोई एक देश जो दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता हम। अब ये जो तीनों 2 देश और एक फैंसी वाला जो नहीं, कौन सा, इमेजिनेशन वाला जो एक देश है, ये बहुत पावरफुल लोग हैं। ठीक है, जो फ्रांस है अभी, वो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करता है, जिसका मतलब कि पूरी दुनिया का गोल्ड और डायमंड फ्रांस कंट्रोल करता है, क्योंकि अफ्रीका से चीज़ें निकल कर आती हैं। रशिया जो है वो चाइना वाली लॉबी की बिल्कुल इस वक्त उस तरीके का राइट हैंड है, जिस तरह से वो जो एक देश है ना ज़बरदस्ती का बना हुआ, वो अमेरिका, दोनों लॉबी में, उसमें अमेरिका जिस तरीके से राइट हैंड है ना इसराइल का, रशिया बिल्कुल चाइना का राइट हैंड है। तो चाइना इस वक्त, सॉरी, रशिया इस वक्त बिल्कुल अमेरिका के हिसाब से, तो अमेरिका की से पंगा लेना वैसे ही है बिल्कुल जैसे इसराइल से आप ले रहे हैं पंगा, तो सॉरी, रशिया से पंगा ले रहे हैं। तो रशिया के जहाज़ गिरे, वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। फ्रांस के गिरे, फ्रांस वैसे ही बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल है, और 1400 से है, 1400 के ज़माने से है वो। ठीक है, तब से उन्होंने अफ्रीका को कंट्रोल करना शुरू किया था, अफ्रीका पे उनकी पावर आई थी। तो वो बहुत पावरफुल देश हैं, ये लोग सब बहुत बड़े लोग हैं। इनसे इन्होंने, जब मोदी साहब ने पंगा लिया, और मोदी साहब की जो सेना थी, जब उनसे उनके स्किल की इशू की वजह से इन लोगों के जेट्स गिरे, तो मोदी साहब को जाकर प्रेशर मिला, और मोदी साहब ने जाकर, ना सिर्फ उनकी आर्मी ने झंडे लहराए थे, जो कि सफ़ेद झंडे लहराए थे, मोदी ने भी जाकर, आँख जो आई है एलियमनाई, उसके सामने जाकर झंडे लहराए, जिसकी बदौलत फिर वो जो सीज़ फायर हुआ था वो हुआ था। और मोदी की जो प्रॉपर जलालत उसने उठाई है, और वो अभी तक उठा रहा है बहुत बुरे तरीके से, वो कंटिन्यू हो गई थी। लेकिन इस सारी जो ज़िल्लत हुई इन जहाज़ों की, जो जेट्स गिरे, उसकी वजह से उन देशों को नुकसान हुआ। अब उन देशों की ज़िल्लत हुई, तो उन देशों को, जब उन ऑफिस में क्या होता है,
CEO से डायरेक्टर को डांट पड़ती है, डायरेक्टर क्या करता है, मैनेजर्स को आकर डांटता है, और मैनेजर्स जो है वो टीम लीडर को डांटते हैं। तो यहाँ पर सबको डांट पड़ती है। तो अब मोदी को भी डांट पड़नी थी, ठीक है। अब मोदी, उनको आई से डांट पड़ी, फ्रांस और रशिया वगैरह इन सब, सॉरी रशिया को नहीं, फ्रांस को, इन सबको डांट पड़ी। इन्होंने आकर मोदी को डांटा। अब मोदी को जब डांट पड़ गई तो मोदी क्या करेगा, मोदी को सज़ा मिलेगी। अब सज़ा मोदी को कैसे मिलेगी, मोदी को सज़ा देने के लिए मोदी के पास दो ऑप्शन हैं। जब मोदी, इंडिया जो है वो इस वक्त इसराइल अमेरिका की लॉबी के अंदर है, तो उसका जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक आंख का मेंबर है। जब आप एक आंख के मेंबर होते हैं तो आपके पास कुछ सुविधाएं होती हैं, आपके पास कुछ इम्यूनिटीज़ होती हैं, आपको कुछ प्रिविलेजेस हासिल होते हैं। इसमें से मोदी को ये प्रिविलेज है कि वो कोई भी कांड करेगा, उस कांड की डायरेक्ट सज़ा उसको नहीं मिलेगी, लेकिन उससे जुड़े लोगों को मिलेगी। यहाँ पर एग्जैक्टली यही चीज़ हमारे साथ भी होती है। हम कोई कांड करते हैं, वो हमें उसकी सज़ा नहीं मिलती, या हमें मिल सकती है अगर हम वो ऑप्शन चूज़ करें, या फिर हमसे जुड़े जो लोग होते हैं आपकी दुनिया में, उनको सज़ा मिलती है। और अगर आपकी दुनिया में हमसे जुड़े कोई लोग नहीं होते तो बाकी के पूरे लोग होते हैं ना आपकी दुनिया में, उनको सज़ा मिलती है। तो हम इसीलिए यहाँ पर कोई गलती नहीं करते। जब लोग मुझसे कहते हैं ना कि आप शक्ल दिखा दें, आवाज़ सुना दें, अपनी सुना दें, या कोई सबूत दिखा दें, या सुशांत की शक्ल दिखा दें, ये कर दें, वो कर दें, ये गलतियाँ होती हैं। ऐसी कोई भी चीज़ एक्सपोज करना मतलब गलती होती है, तो फिर उसकी पूरी सज़ा मिलती है। जैसे 9/11 वाला, इस पर मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये पूरा हादसा 9/11 से रिलेटेड है। तो 9/11 वाले भी जब वो चीज़ें लेकर एक्सपोज हुआ तो दुनिया को सज़ा मिली, लोग मरे, बड़े बड़े लेवल पर पूरी दुनिया मरी, मुल्कों के मुल्क मर गए। तो ये सज़ा बहुत बड़े लेवल पर होती है, छोटे लेवल पर नहीं होती। अब मोदी के पास ना वो गुर्दा है, ना वो जिगर है कि मोदी जो है वो कहे कि हाँ भाई मुझसे ख़ता हुई, लो मेरा सर तुम्हारी तलवार, मुझे जो सज़ा देनी दे दो। अब इस सिचुएशन में मोदी को क्या सज़ा मिलनी थी, जान उसकी जाती नहीं, उसको सज़ा ये मिलती कि उसको इम्पीच कर दिया जाता और बड़े बुरे तरीके से जलील करके। वो खाली अपनी प्राइम मिनिस्टर की पद से रिज़ाइन नहीं देता, उसको ज़िल्लत दी जाती है, बिल्कुल वो ज़िल्लत जो उनके जहाज़ों को मिली, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग थे, उनसे पंगा लिया था। तो मोदी को वो गवारा नहीं था। मोदी ने कहा मेरी जो CD है, यानी मेरा जो कोलैटरल डैमेज है वो जिंदाबाद, यानी कि मेरे लोग, मेरी जनता, मेरी पावर। यही तो पावर इन लोगों के हाथ में होती है जिसकी वजह से ये लोग मंत्री बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं। तो क्या हुआ, ये 12 जून का हादसा हुआ। वो गफाल गिराए, जहाज़ गिराए इंडिया के, ठीक है ना, वो जहाज़ गिरे तो अब ये जहाज़ गिरना था। अब ये प्रेशर की वजह से हुआ, और ये मोदी ने खुद गिराया। ये नहीं कि फ्रांस और रशिया आए, उन्होंने खुद ही अपने लोग भेजे और गिरवा दिया, नहीं। खुद मोदी को बोला कि जाओ तुम अपने हाथ से करो, ये हमारे पास ये काम होता है। हमें खुद दी जाती है बंदूक किसी को मारने के लिए, कि अगर अपनी, वो फिल्म्स में भी आपने देखा होगा, लॉयल्टी प्रूफ करनी तो लो अपने XYZ किसी भी माँ बाप भाई बहन को मार दो, ये लो गोली। तो ये मोदी ने खुद किया है, मोदी को खुद ही करना था, क्योंकि मोदी को तो उसकी तो कुर्सी बच गई, तो मोदी को अब ये काम करना है, मोदी अपने हाथों से करेगा। तो यानी रशिया को या फ्रांस को या इसराइल को किसी को भी अंदर भेजना नहीं ये काम करवाने के लिए, क्योंकि मोदी उनका खुद सबसे बड़ा ऑपरेटर है, तो वो कर देगा काम, बात ख़त्म। अब मोदी ने जब ये काम किया तो मोदी ने ये काम अकेले नहीं किया, ये वो एक तीर से दो शिकार वाला गेम था। यहाँ पर जो विजय रूपानी ex-CM हैं गुजरात के, उनको भी इस प्लेन के अंदर वो थे, वो भी चले गए। बहुत सारे लोगों का जो मेन फोकस है वो विजय रूपानी पर है। एक्चुअली उस चीज़ को आप लिंक नहीं कर पा रहे पहलगाम और सिंदूर और इन सारी चीज़ों से और रफाल से। तो यहाँ पर विजय रूपानी के जाने का क्या सिग्निफिकेंस है, यानी उनके जाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों, और मैं क्यों उसके ऊपर बात कर रही हूँ। देखिए, मोदी के ना सितारे बहुत ज़माने से गर्दिश में हैं। अभी जब मोदी अभी वाला प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं भी बना था, तो उससे पहले ही मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं था, वो बन नहीं सकता था। वो किस वजह से बना, वो बात की कभी की कहानी है। मोदी के बहुत बुरे दिन आए हुए हैं और आप लोगों को उस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो मोदी के ख़िलाफ़ सबूत जो हैं वो जमा हो रहे थे, इसके लिए ग्रीन लाइट जो है वो दे दी गई थी। मोदी के अगेंस्ट चीज़ें आ रही थी, और जो मोदी के अगेंस्ट चीज़ें मांग रहे थे वो बहुत पावरफुल लोग हैं। तो वो जो चीज़ें मोदी के अगेंस्ट आ रही थी, वो एक आँख की मैं बात नहीं कर रही, हमारे पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए तो मुझे मोदी अच्छा नहीं लगता, ज़ाहिर लगता। हमारे पास तो ये चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, लेकिन मोदी को इंटरनली एक्सपोज किया जाने वाला था, और मोदी को बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज किया जाने वाला था, और मोदी का वो हश्र होने वाला था कि आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था। तो ये जो साहब थे, रूपानी साहब, इनके पास कुछ ऐसी फाइल्स थी। जब ये CM के पद पे थे, इन्होंने जब किया, तो जाहिर है कि इनके अपने हाथ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई होंगी जो पिछले PM नहीं, CM के रिलेटेड लोगों की होती हैं। फिर जब आप एक CM होते हैं, इन्होंने मोदी के अंडर भी सर्व किया है, यानी जाहिर है कि ये 21 तक CM थे, 2021 तक।
तो इनके पास ज़ाहिर है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें किस तरीके से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भी। फिर सिर्फ ये नहीं, गुजरात के क्योंकि ये सीएम थे, तो गुजरात में जो एक चीज़ हुई है 2000 कब हुई, 2 में हुई, कब हुई है वो भी, उसके अलावा क्या क्या गुजरात में हुआ, मोदी का क्या क्या हाथ था, बहुत सारी चीज़ें वो निकल कर आने वाली थी। हालांकि अगर जो लोग विजय रूपानी को जानते थे वो जानते थे कि ये वैसे तो बहुत बुरे होंगे, इन्होंने अपने से नीचे लोगों को बहुत मरवाया भी होगा, बहुत कुछ किया होगा, हर इंसान करता है, सीएम तो फिर सीएम होते हैं, लेकिन अब वो खतरनाक नहीं रहे थे। यानी उनसे लोगों को तो खतरा था, लेकिन सत्ता को खतरा नहीं था, राजनीति को खतरा नहीं था। तो उनसे राजनीति को खतरा नहीं था। अब क्योंकि राजनीति को खतरा नहीं था, लेकिन सत्ता को खतरा होना शुरू हो गया था, उसके लीडर को खतरा होना शुरू हो गया था, क्योंकि ये इस तरीके की चीज़ें जो थे वो लेकर आ रहे थे। और इसके पीछे इनका रीज़न है, ये जब अभी प्राइम मिनिस्टर बना मोदी, ये कुछ उम्मीद रखे हुए थे मोदी से जो उनको चाहिए थी, तो मोदी ने उनको वो चीज़ नहीं दी, लेकिन मोदी ने अपना कुछ काम उनसे उसको निकलवाया था। तो वो जो हुआ, तो ये ऑलरेडी भरपे हुए थे, इनके पास वो चीज़ें थी, और ये सारे लोगों से जमा कर कर उनके अगेंस्ट चीज़ें लेकर ये अकेले उस चीज़ को देने वाले थे, उस सारी फाइल्स को देने वाले थे, जिससे मोदी बहुत बड़े लेवल पर एक्सपोज होता आप लोगों के अपने ही देश के अंदर। और फिर पॉसिबल भी ये था कि शायद मोदी को बीच में से इसी टर्म के अंदर हटा भी दिया जाता, निकाल भी दिया जाता, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही थी सामने। तो उनको यहाँ से हटाने का जो मतलब था वो ये था। अब इनके साथ क्या हुआ, एक देखिए यहाँ पर, क्योंकि इनके सीएम होने की बात हो रही है, तो पहली तो बात यह है कि जिस ये हादसे में गए हैं, ये हादसा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा 9/11 की परछाई है, ठीक है, एक तरीके की दिखने में भी, हर अंदाज में जिस तरीके से हुआ। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनकी जो आखिरी डेट है जब ये सीएम ऑफिस से निकले हैं, तो वो 11 सितंबर है, ठीक है। ये 11 सितंबर को यहाँ से निकलते हैं। फिर इनका जो ये जिस जहाज़ में गए हैं, और ये इनसे क्यों रिलेटेड है, वरना कोई भी सीएम, एक्स सीएम, कोई भी इंसान जहाज़ में सफ़र कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये जिस जहाज़ में गए हैं, जिस दिन गए हैं, एक तो ये 12 जून को गए हैं, ठीक है। इनकी पूरी जो गाड़ी की सारी नंबर प्लेट्स वगैरह हैं बकौल इनकी फैमिली के, वो 12/6 को ये बहुत प्रेफर करते हैं, 12/6 इनका कोई लकी नंबर था। फिर ये जिस सीट पे भी बैठे थे इस जहाज़ के अंदर, वो 12 नंबर की सीट थी। इनकी जो बोर्डिंग हुई है प्लेन की स्टार्ट, वो 12:10 पे हुई है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो जहाज़ था, ये शायद यहाँ, हाँ, इस जहाज़ ने जो उड़ना था ना, असल में ये उड़ना था जहाज़ 1:26 पे, यानी 13:26 वो बनता है। लेकिन अगर आप 12 आवर की जो क्लॉक होती है उसको देखें, तो वो 1:26 बनता है, 01:26, ठीक है। तो वो 01:26 को अगर आप देखें तो वो 12 जून बन जाता है, ठीक है। लेकिन वो हुआ नहीं, वो डिले हो गया था, मेरे ख्याल से 11-12 मिनट ही डिले हुआ है वो जहाज़ भी, यानी हाँ 12 मिनट ही डिले हुआ है ना, 26 के हिसाब से 12 मिनट वो जहाज़ डिले हुआ है, और वो फिर 13:38 पे गया है, उड़ा है, सही है। एक्चुअली वो 13:38 पे नहीं, 13:37.5 पे गया है, यानी 37 मिनट हो रहे थे, 1:37 थे, तो वो 38 को राउंड फिगर में किया है, क्योंकि वो आगे यानी इस तरीके से उन्होंने किया, तो वो 13:38 पे खैर उड़ा है जहाज़, ठीक है। तो ये तो एक इनका सिलसिला यहाँ पर हो गया। अब अगर हम इस चीज़ को देखें यहाँ पर कि ये जो जहाज़ का ये पूरा सिलसिला है, जिसको यहाँ पर स्टार्ट से अगर हम शुरू से देखें, तो एक आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, ये किड्ज़ानिया का मैगज़ीन है, उसी दिन का 12 जून का, जो दोपहर में 11 बजे आया है शायद, या जिस वक्त भी आया है मुझे नहीं पता, लेकिन ये 12 जून का मैगज़ीन है। अब इसके अंदर किड्ज़ानिया का प्रमोशन चल रही थी फादर्स डे की, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जैक्टली बिल्कुल उसी ही हिसाब से यहाँ पर एक बिल्डिंग है, उतनी ही माले की जितनी वो पीजे मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके की वो बिल्डिंग है, उसकी ऐसी विंडोज़ भी लग रही हैं इसके अंदर, आप देखें बिल्कुल बहुत सिमिलर पैटर्न है विंडोज़ का यहाँ पर, और इन विंडोज़ का। और इसके बीच में से यहाँ पर से जो है जहाज़ की जो नोज़ है वो निकल के जा रही है। अब अगर हम नॉर्मली इस चीज़ को देखें ना, कोई नॉर्मल इंसान, अगर आपको पता हो, तो ये जो किड्ज़ानिया हैं, ये इनका एक थीम है, ठीक है। ये इनके ओवरऑल पूरी दुनिया में इनके पास मेरे ख्याल से इनकी 30 लोकेशंस पे इनकी ये लोकेशंस, इन वर्ल्ड वाइड 30 लोकेशंस पे इनकी किड्ज़ानिया है। और इनका ये हर स्टोर का ये फसाद है, जहाँ पर इस तरीके से जो प्लेन की नोज़ होती है
वो बाहर निकली हुई होती है और वो ऐसी बिल्डिंग के अंदर से निकल कर आ रही होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो किड्ज़ानिया साहब स्टार्ट हुए थे, ये 1 सितंबर 1999 में हुए थे, यानी कि 9/11 के इंसिडेंट से 2-3 साल पहले, ठीक है। अब अगर 1 सितंबर 1999 को आप यहाँ पर करें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो वो पहले 38 बनता है और 38 को अगर आप सिंपल करें तो वो 11 बनता है, जो कि एक्चुअली टावर लगता है देखने में। अगर आप इसको और कर दें, 11 को 1 और 1 को 2 कर दें तो वो 2 बनता है, जो कि ट्विन टावर था। तो ये 9/11 से पहले एक तरीके का सिंबल था जो आप लोगों ने देखा होगा। वो बहुत टाइम से 9/11 से रिलेटेड जो चीज़ें थी ना, उसमें सिंबलिज्म आ रहा था, बहुत सारी चीज़ों का आ रही थी, चीज़ें आ रही थी। तो ये 1 सितंबर 9/11 को मेक्सिको में ये खुला था, पहला जो स्टोर खुला था किड्ज़ानिया का। तो ये अपने आप में ऑलरेडी 9/11 से कनेक्टेड है। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि किड्ज़ानिया का जो ये जो प्लेन फसाद है जो आप लोग देखते हैं, जो उसकी प्लेन की नोज़ बिल्डिंग के अंदर घुसी हुई होती है, ये अगस्त 2015 में खुला था। अगस्त 2015 10 का जो नंबर बनता है वो 8 नंबर बनता है, जो कि इन्फिनिटी का नंबर है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उन्होंने प्लेन यूज़ किया है वो बोइंग यूज़ किया है 737। जो 737 है वो भी 8 नंबर बनता है, इन्फिनिटी का नंबर है। क्योंकि ये जो कहानी है 9/11 की, इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी सबसे हाईएस्ट लेवल होता है हमारे पास, जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। 8 नंबर जो होता है वो इन्फिनिटी का होता है, कभी ना मरने वाला। तो ये उस चीज़ से रिलेटेड था। लेकिन इसको एक और मज़ीद अगर हम इंटरेस्टिंग करें तो जो 9/11 के अंदर सारे जो जहाज़ थे वो सब के सब बोइंग थे, ठीक है। तो ये जो सारा किड्ज़ानिया है ये ऑलरेडी ही 9/11 की तरफ इशारा देता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो ये जहाज़ गिरा, क्या जहाज़ था ये भी बोइंग था, ठीक है, 171 ड्रीम लाइनर जो भी था। अब कहाँ गया, 1 मिनट में, हाँ ये रहा, ठीक है। ये 12 साल पुराना जहाज़ था, 12 साल पुराना, 12 यानी 1 + 2 3 नंबर बनता है, 7878 3 नंबर बनता है, ठीक है। उसके बाद ये 1338 पे उड़ता है जहाज़, ये 1338 पे उड़ता है, जो कि 6 नंबर बनता है, ठीक है। उसके बाद ये 230 पैसेंजर्स थे, ये पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर थे, तो 242 बनता है, जिसमें से टोटल जो लोग हैं वो कहा ही जा रहा है कि 241 मरे, एक वो जो सर्वाइवर है वो बच गया है। लेकिन जो ऑफिशियल अभी तक का नंबर है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में भी लोग मरे, तो टोटल इस हादसे में अभी तक जितने लोग मर गए हैं वो 270 लोग हैं। 270 जितने मरे वो भी 9 नंबर बनता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ इसकी यहाँ क्या बनता है कि जो फ़्लाइट थी ये 171 फ़्लाइट थी एयर इंडिया की। तो एयर इंडिया की जो 171 फ़्लाइट है उसका 9 बनता है, और जिस दिन ये गई है 12 जून 2025 को, उसका भी 9 बनता है। तो यहाँ पर ये सारे सिलसिले तो आपको समझ आ गए, ठीक है। अब अगर हम क्योंकि नंबर्स ही की बात कर रहे हैं, तो ये जो सर्वाइवर भाई साहब हैं जो 11 नंबर की सीट पे बैठे हुए थे, इनका जो बेड नंबर है, एक तो ये पहले 11A पे बैठे हुए थे और उसी से ये बचे हैं, जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये बचे और फिर 11 नंबर ही के बेड पे इनको मिला भी है। तो यानी 11 नंबर इनके पीछे पीछे था कि भाई तुम 11 नंबर ही तुम्हें सीट बचाएगी और 11 नंबर की बेड पे तुम्हें ट्रीट भी किया जाएगा। या फिर ये है कि इनके लिए ये बेड ऑलरेडी तैयार था, क्योंकि पता था कि 11 नंबर की एक सीट वाला बंदा जो है इस बेड पर आएगा। तो जब कोई चीज़ पता होती है तो वो चीज़ तैयार की गई होती है। यानी ये इत्तेफाक नहीं होता, कि ये इत्तेफाक नहीं है स्वीट सा, ये पैटर्न है जिसको आप लोग यहाँ फॉलो करेंगे। अब एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, अच्छा, अब एक और जो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जैसे ही ये बचते हैं 11 नंबर के सर्वाइवर, एक थाई बंदा है जो एक 98 के इसी तरीके का सिमिलर हादसा था उसमें वो बचा था, जिसने फिर ट्वीट भी की कि मैं भी 11A पे बैठा था और मैं बच गया। लेकिन एक तो वो जो पूरा जहाज़ का इंसिडेंट है वो अपने आप में बहुत शेडी है, इस बंदे का भी बचना बहुत वो था, और ये अकेला सर्वाइवर नहीं था उस क्रैश के अंदर, 40 और लोग भी बचे थे, यानी लगभग कुछ लोग बचे थे, मुझे इस वक्त एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। हम में से कितने लोगों से कुछ पैदा भी नहीं हुए होंगे, खैर मैं 98 की तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। तो क्या कहते हैं, इस बंदे का भी वो बचना अपने आप में एक बहुत बड़ा था। तो ये इस चीज़ से रिलेटेड इसको को ख़ास जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई ये नहीं, ये सिर्फ न्यूज़ इसलिए निकल कर आई है ताकि ये एक तरीके से सीमेंट कर सके इस चीज़ को कि हाँ 11A में लोग बच जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर जो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई 9/11 में भी हुई थी,
वो ये हुई थी कि 9/11 में पासपोर्ट्स गिर गए थे जहाज़ से और वो बच गए थे, बड़े क्लीन साफ़ सुथरे थे। इनके जो है बोर्डिंग पास बच गया है। ये ना सिर्फ बोर्डिंग पास बचा है, ये भाई साहब के हाथ में मोबाइल भी है जो बच गया है जब ये निकल कर आए हैं एक खौफनाक जहाज़ के हादसे में से। अब ये अगर हम कोई फॉरेंसिक वाला भी हो ना, नॉर्मल इंसान, या कोई सीन पर भी जाकर, नहीं फॉरेंसिक ना, यानी चलें अगर हो भी कोई, अगर वो कोई सीन पर जाए या एक आम बंदा भी सीन पर जाए ना, तो आप एक चीज़ बड़े आराम से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पहली तो बात ये कि ये जहाज़ जो है वो 30 सेकंड के अंदर अंदर ही जाकर गिर जाता है, 30 सेकंड के अंदर, यानी 30 सेकंड मतलब वहाँ पर भी 3 का नंबर है। ये सब चीज़ें बहुत पैटर्न के अंदर चल रही हैं। 30 सेकंड के अंदर वो जहाज़ उड़ता है, 30 ही सेकंड के अंदर गिरता है। जैसे ही वो 30 सेकंड के अंदर जहाज़ गिरता है, इन भाई ने अल्लाह जाने यानी इनका कौन सा यानी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये चीज़ की किसी भी सूरत में कि जैसे ही वो गिरा है इम्पैक्ट पे उसके अंदर फटा है वो, ठीक है, मैं वो इंग्लिश में नाम नहीं ले रही, यूट्यूब को फिर गड़बड़ से ही। जैसे ही उसमें से आग निकली है, ये कैसे निकल कर आ गए उस आग भगोले में से। एक तो पहले आप नीचे गिरते हैं। अच्छा, अब देखिए जब प्लेन भी नीचे होता है उसने नोज डाइव ली है, तो जब आप सीट पे बैठे होते हैं आपकी बेल्ट लगी होती है, तो जो आपके जितने भी आर्टिकल्स होते हैं आपकी जेब में होते हैं, चीज़ें होती हैं, जब आप नोज डाइव ले रहे होते हैं तो वो जेब से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। आपकी का जो सारा सामान होता है जेबों से बाहर निकल कर फेंकना शुरू हो जाता है प्रेशर से। फिर जहाज़ खाली ऐसे नहीं गिरता, वो धड़म भड़म करता है, आपकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं। इनफैक्ट कि आपकी जो सीट भी होती है वो उखड़ जाती है जब क्रैश होता है। तो जब सीट उखड़ गई, ठीक है, सीट उखड़ गई होगी इनकी, लेकिन इनकी जेब में मोबाइल फ़ोन रह गया, इनकी जेब में बोर्डिंग पास रह गया। दूसरी बात ये है कि इनके कपड़ों पे ऊपर ऊपर छोटे छोटे से सिर्फ वाइट कलर के, इन्होंने बड़े सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए और उस पर छोटे मोटा ब्लैक ब्लैक से निशान लगे हुए हैं। ये किसी और कलर के भी कपड़े पहन सकते थे, लेकिन इन्होंने वाइट इसलिए पहने कि इस पर धब्बे दिखेंगे, और किसी कलर पे धब्बे इन्होंने पहने होते हैं ना, उस पर खून धब्बे नहीं दिखते। काले काले धब्बे भी तो दिखाने थे ना कि आग से निकल कर आए, तो काले काले धब्बे दिखाने के लिए इनको सफ़ेद कपड़ा पहनाया गया कि भाई धब्बे अच्छे दिखेंगे, वरना लोग ये कहेंगे कि इसके तो कपड़ों पे भी स्क्रैच नहीं, दूर से दिखेंगे वाइट धब्बे, तो इनको वाइट कलर के कपड़े पहना कर और उस पर ताकि धब्बे विजिबल हों वो दिखाया गया। अब देखिए 30 सेकंड के अंदर जहाज़ उड़ा और गिर गया और उसमें फट भी गया जो सब कुछ फटना था, लोग भी चले गए, ये बच गए। कहा जा रहा है कि जहाज़ उस साइड से टूटा और जहाँ से टूटा इनकी कुर्सी उड़कर आ गई और 1 सेकंड के अंदर अंदर ना उसमें आग लगी, 1 सेकंड के अंदर अंदर। और एक इंसान जब जहाज़ नीचे गिरता है, ठीक है, वो टूटता है और एकदम उसको 2 सेकंड लगते हैं होश आने में भी, एटलीस्ट 3 सेकंड 5 सेकंड के एकदम हुआ क्या है। फिर उसका एकदम माइंड काम नहीं करता है कि मैं एकदम 1 सेकंड में उससे निकलूँ, बेल्ट खोलूँ, मैं निकल जाऊँ। यानी बहुत सारे नॉर्मली भी हादसे होते हैं गाड़ियों के, लोग बहुत सारी जगहों पर जाते आते हैं, बहुत सारी दुनिया में हादसे होते हैं कि जब होता है क्रैश वगैरह होता है, एक्सीडेंट होता है, तो लोग गाड़ी से निकल कर आते हैं, यानी उनको एकदम पहले तो वो आँख खोलते हैं, वो देखते हैं हुआ क्या है। ये भी बंदा जब गिरा होगा ना तो इसने आँखें नहीं अपनी खोली हुई होंगी अंदर, क्योंकि जो सारा सिलसिला जब वो गिरना शुरू हुआ है 30 सेकंड के बाद, तो गिरते गिरते उसको टाइम लगा है थोड़ा सा, वो 30 सेकंड के अंदर तो शुरुआत हुई है कि उसको जो हुआ है, तो जितनी देर में गिरा उतनी देर में नेचुरली भी इंसान के अंदर ना बेहोशी आना शुरू हो जाती है, कुछ होना शुरू हो जाता है। चले बेहोश नहीं हुआ, इसकी आंखें खुली हुई थी, ये नॉर्मल था, ये जो भी था, लेकिन जब आप एक छोटे से रोलर कोस्टर में भी जाते हैं ना, जब वो नीचे जा रहा होता है तो आप आंखें बंद कर लेते हैं, तो ये इसकी आंखें बंद हुई होंगी एकदम इतनी ज़ोर से, जब वो धड़म करके गिरा भी है तो इम्पैक्ट की वजह से भी एकदम बंदे के सन्नाटा आ जाता है। यानी आप अपने सर पे पीछे एक थप्पड़ मार लें जो आपका हराम मगज़ होता है, तो आप देखिए आप थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में आ जाते हैं। तो ये भाई साहब को कोई सन्नाटा वन्नाटा नहीं आया। एक्सीडेंट के भी केसेस में ही होता है कि लोग एकदम सन्नाटे में आ जाते हैं, उनको टाइम लगता है थोड़ी सी देर अपने हवास में वापस आने में, लेकिन इनके पास इतने हवास थे कि जब ये जहाज़ गिरा, टूटा फूटा, सब कुछ हुआ, इतनी जल्दी उसमें आग भी लग गई, स्टिल इनके पास ये हवास थे कि ये इन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। इतनी देर में उन्होंने रजिस्टर भी किया अपना, उन्होंने जो बेल्ट थी सीट बेल्ट वो भी खोली, और हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो उस वक्त सीन पे लोग थे, जो भी रेस्क्यूअर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि किसी भी बंदे की सीट बेल्ट नहीं लगी हुई जब जहाज़ गिरा है। दोनों साइड से जो टुकड़े हुए हैं उसमें कोई भी नहीं है, लोग हैं ही नहीं, सबकी सीट बेल्ट खुल गई हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रेशर से खुलना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें खुलना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे लोग अपनी सीट बेल्ट को पकड़ना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ें निकल जाती हैं, बकल वकल टूट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनकी सीट बेल्ट लगी हुई थी, इन्होंने खुद कहा है कि मैंने सीट बेल्ट खोली है, मैं सीट के साथ बाहर गिरा हूँ, मेरी सीट बेल्ट जो है वो लगी हुई थी। तो इन्होंने सीट बेल्ट भी खोली
और इतनी ही देर में वो फटफट भी गया, उसकी आग भगोला जैसी, वो इतनी गरम गरम आग, उसके उसमें से वो निकल कर बड़े आराम से बड़े चिल माहौल में निकल कर आए हैं भाई साहब। इनको अगर आप आते हुए वहाँ से देखें ना, वो मेरे ख्याल से मैं दिखा नहीं सकती वो शायद सीन जहाँ से ये निकल कर आए हैं। ये बड़े रिलैक्स सुकून से माहौल से निकल कर आए हैं। अच्छा यहाँ पर ये रहा, ये बहुत आम अंदाज में आ रहा है, पीछे तेज़ किस्म की आग लगी हुई, तेज़ किस्म की, और इन्होंने दरवाजे हीरो की तरह खोले, उसमें से हल्की हल्की वॉक की। ये भी नहीं, नॉर्मली फिर अगर ऐसा होता है ना, आप भागते हुए आते हैं, ठीक है, वो इनको दर्द वर्द नहीं हो रहा, इनके खून इनको दर्द वर्द नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि अपनी बेड पे क्यों लेते हैं। ऐसा होता है कि आपको चोटें तो लगती हैं, नॉर्मल एक्सीडेंट में भी लगती हैं, इनको भी बहुत सारी चीज़ें आपको होती हैं उस वक्त, एकदम आपका जो ब्लड है वो ऊपर आया हुआ होता है, तो आप फील नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आप चोटें फील नहीं करते, लेकिन इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो ज़रूर फील करते हैं। अगर आपके पीछे आग लगी हुई है और आप एक जगह से निकल कर आ रहे हैं जहाँ पर आग लग गई है और आप निकल कर, तो आप भाग कर आएंगे जल्दी से, लोग फ़ौरन भागते हैं, भाग नहीं रहे थे भाई साहब। अगर आप ये वीडियो जाकर देखें ना, ये इन्होंने आराम से दरवाज़ा खोला, टहलते पहलते आए, इनके मोबाइल भी हाथ में था, यानी इनके हाथ में, इनको इतना भी होश था कि एक तो पहली बात ये है कि ये उस आग सीट में से निकले, बेल्ट इन्होंने खोली, अब आग शुरू हो गई लगना, इतनी ज़ोर की लगी कि लोग बचे भी नहीं, ऑलरेडी जो लोग मेडिकल कॉलेज में थे वो भी जलना भुनना शुरू हो गए, ये आराम से आ गए। अगर ये पीछे भी गिरे, कहीं पर भी गिरे, लेकिन ये आ गए बच के, और फिर भाग भी नहीं रहे। वरना पहला रिस्पॉन्स नॉर्मल इंसान का ये होता है कि वो भागता है। अब ये नहीं कि ये शॉक में थे, शॉक में थे तो इनको अपने ज़ख्म फील नहीं हो रहे होंगे, पर आप इर्द गिर्द की सिचुएशन को रजिस्टर करते हैं, क्योंकि बकौल इनके इनको सिचुएशन समझ आई तभी तो उन्होंने बकल किया। अगर ये शौक में होते, इनको इर्द गिर्द की सिचुएशन रजिस्टर नहीं हो रही थी, तो ये अपने आप को अनबकल भी नहीं करते, है ना। ये बकल हटाया इन्होंने, सीट को खोला और हटे, निकल कर आए बाहर। ये इसलिए क्योंकि ये इस चीज़ को रजिस्टर ऑलरेडी इनका प्रोसेस कर रहा था माइंड। तो ये शौक में तो नहीं थे, तो भाई साहब अगर शौक में नहीं थे तो ये जब पीछे आग लग रही है तो तुम भागकर वहाँ से निकलो, पता तो चले ना। ये हाथ कांप भी नहीं थे, बड़े रिलैक्स माहौल में थे ये। और सफ़ेद कलर की चिट्टे चिट्टे इनकी शर्ट भी थी, सिर्फ नीचे से साफ़ थी, ऊपर से थोड़ी सी गंदी हुई हुई थी, और मुंह पे भी कालक वालक ज़्यादा लगी हुई थी। बाकी इनको वो जो छोटे वोटे जो भी चीज़ें हैं वो इनको जाहिर है कि वो एक अलग चीज़ है, ये बहुत अजीब सी बात है वैसे। और सोचें अगर ये एक बंदा मुस्लिम होता तो सब ये कहते कि एक्चुअली इसी ने जहाज़ गिराया, और ये तो बंदा मिला हुआ था, ये आतंकवादी इसी ने गिराया, जब ये बच के निकल कर आ गया, या इसको पता था तो ये निकल आया है। और ये मिड एयर तो बिल्कुल भी नहीं गिरा है। बहुत सारे लोग जो कह रहे थे ना कि मिड एयर जहाज़, आप मिड एयर प्लेन नहीं खोल सकते, प्लेन का जो दरवाज़ा होता है वो प्रेशर से ऑलरेडी बंद होता है, आप उसको जितना भी कोशिश करें आप उस प्लेन को ऑलरेडी खोल भी नहीं सकते। उसका इवन हैंडल भी पकड़े ना तो जो कॉकपिट में पायलट्स होते हैं और उनको नोटिफाई हो जाता है। तो आज तक दुनिया में कोई भी मिड एयर प्लेन नहीं खोल सका है, अनलेस कि आप स्काई डाइव करने जा रहे हैं तो वो दूसरे टाइप के प्लेन्स होते हैं, या एयरफोर्स के प्लेन्स होते हैं, वो दूसरे होते हैं जो मिड एयर खुलता है। कमर्शियल फ्लाइट्स के कमर्शियल प्लेन कभी भी नहीं खुलते। इमरजेंसी के डोर के पास किसी को बिठाना या करना वो एक अलग वजह होती है, लेकिन कोई भी दुनिया में प्लेन खोल नहीं सकता है, कैबिन प्रेशर की वजह से वो डोर ऑलरेडी बहुत टाइट हुआ हुआ होता है, तो कोई खोल नहीं सकता है। तो ये जंप तो मार ही नहीं सकते थे, पॉसिबल भी नहीं था जंप। अगर ये मारते भी, अगर फॉर एग्जांपल प्लेन खुल भी जाता, ये जंप मारते भी तो ये हवा इनको इंजन्स की तरफ सक कर लेती, क्योंकि ये शायद थे भी बिल्कुल बिजनेस के पीछे ही बैठे हुए थे, तो उसमें वैसे ही उनका कीमा बन जाना था। तो पॉसिबल तब तो बिल्कुल भी नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। तो वो तो खैर है ही नहीं सिनेरियो। ये इन्होंने ये कहा है कि जहाज़ गिरा, 2 टुकड़ों में हुआ, और जो मेरी सीट थी वो उड़कर पता नहीं कहाँ आ गई, और मेरा जो बेल्ट थी वो लगी हुई थी, मैंने बेल्ट उतारी और मैं उतर कर आ गया। तो उनको ये मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो बंदा डिसाइड कर ले कि मैं शौक में हूँ, या फिर ये बंदा डिसाइड कर ले कि मेरा माइंड इतना प्रोसेस कर रहा था कि मैं उस सिचुएशन में जिसमें पूरी दुनिया शौक में चली जाती है, मैं उसमें भी कुछ थिंकिंग दिखाकर 1 सेकंड में मैं भागा हूँ, क्योंकि दूसरे सेकंड में तो वैसी आग लग गई थी, और क्या ज़ोर का उसमें धमाका हुआ है, पीछे की तरफ आग लगी है। तो ऐसे में तो बंदा बहुत, और फिर जहाँ से ये आ रहे होंगे तो इर्द गिर्द लोग भी तो भाग रहे होते हैं, बहुत शोर हो रहा होता है, एकदम नहीं होता। और जब ये भाग कर निकल आए तो बाकी के लोग इनको पीछे फॉलो करके कोई क्यों नहीं आया। ये अकेले, इनकी सीट अलग ही कहीं जाकर गिरी है, ये खुद ही बेहतर जानते हैं कि इनकी सीट कहाँ पर गिरी है। ये पॉसिबल नहीं है, और ये बंदा बहुत बड़ी फेक स्टोरी है। इसका भाई इससे लंदन में जाके लोगों ने इंटरव्यू फलाना ढिमकाना ये। और इंटरेस्टिंग बात ये कि इनका नाम भी विश्वास है, तो विश गुरु और विश्वास पता नहीं मोदी को शायद पसंद होगा, यानी ठीक है मतलब दोनों के अलग हैं, लेकिन विश गुरु और
विश्वागुरु होता है ना, तो उसकी स्पेलिंग विश्वास में बहुत एस का सिर्फ फ़र्क आता है जब इसको इंग्लिश में लिखते हैं, तो मुझे वैसे सुनकर बहुत हंसी आ रही थी। एक और चीज़, पता नहीं ये खैर है नहीं, लेकिन अगर बीजे मेडिकल के साथ एक पी भी लगा दें तो बीजेपी का ये मेडिकल कॉलेज हो जाता है। यानी जिस कॉलेज पे भी जाके गिरा है मेडिकल स्टूडेंट्स को, यानी वो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेडिकल कॉलेज भी कह रहा है कि बीजेपी वालों ने करवाया है। तो खैर इसका नाम नहीं है, लेकिन ये बीजे कॉलेज है, पर अगर इसमें पी ऐड कर दें तो समझ आ जाएगा। तो ये खैर ये सारा जो सिलसिला था वो इसी चीज़ से रिलेटेड था। मुझे लग नहीं रहा कि मैं कुछ भूल गई हूँ, अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो एक अलग बात है, लेकिन ये किड्ज़ानिया का उस दिन आना ये इत्तेफाक नहीं था, ये उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए किया गया है कि पूरा सिलसिला 9/11 से ये रिलेटेड है। और अगर हम 9/11 की बात ही कर रहे हैं तो एक बड़ी सिंपल सी, आप लोगों ने अब तक सुन भी ली होगी, देख भी ली होगी, बहुत सारे लोग अब ये बात रियलाइज़ कर रहे हैं कि एक छोटी सी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, काम सी उसकी छोटी सी बिल्डिंग है, बहुत अच्छी, कोई मटेरियल से बनी हुई भी नहीं होगी, उस पर एक इतना बड़ा जहाज़ जाता है तब भी वो पूरी बिल्डिंग तबाह नहीं होती है। और 9/11 के अंदर वो वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग टावर्स थे दोनों। तो वो देखिए, दो जहाज़ों ने यानी एक जहाज़ ने एक टावर को तबाह कर दिया था, वो कैसे गिरे थे धम 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 करके। तो ये चीज़ें ना सोचने वाली बात है। वो भी फॉल्स फ्लैग था, ये खैर फॉल्स फ्लैग तो नहीं इसे कहेंगे एक तरीके से, क्योंकि इसमें कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है, इसको नेचुरल डिज़ास्टर कहा गया, क्योंकि अगर इस पर भी किसी आतंकी का नाम डाल देते तो फिर अलग कमेटी बैठ जाती, चीज़ें लोग आकर अब इंडियन सवाल करने लगते मोदी को कि अब बता दो कौन से आतंकी लोग हैं हमारे जो पीछे पड़े हुए। तो वो नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इस पूरे सिलसिले को नेचुरल उसके ऊपर नाम दे दिया कि भाई टेक्निकल ख़राबी की वजह से हो गई। और फिर बहुत सारे लोग आ गए कि भाई मार्च में रेट्रोग्रेड हो रहा है और फलाना ढिमकाना, ये वो चीज़ें, उन चीज़ों से लोग जोड़ना शुरू हो गए। ये सब चीज़ों से नहीं है, ये एक्चुअली सज़ा है। ये आप इस वक्त आप लोग कोलैटरल डैमेज के अंदर आए हुए हैं, जो मैंने इस वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया था, पर लोगों को नहीं चीज़ें समझ नहीं आती। एक ये जहाज़ खैर फ़िलहाल ये वाला जहाज़ नहीं गिरना था, जहाज़ एक्चुअली एक और गिरना था, वो उस पर मैं वीडियो कर चुकी हूँ, लेकिन वो टीम ने नहीं डाली थी, क्योंकि उस वक्त मैं अगर वो वीडियो कर बताती तो आप लोगों को लगता है कि मैं बकवास कर रही हूँ, तो मैंने इस वजह से फिर वो चीज़ रहने दी। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूँगी, लेकिन अभी हम एक और वीडियो जो है इसके बाद आप लोग देखेंगे, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये एक्चुअली इस पूरे जहाज़ की हकीकत है, ये कोई टेक्निकल ख़राबी नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हम इस पर एक और टेक्निकल की ख़राबी के भी हिसाब से बात करें तो पूरा जो ग्राउंड स्टाफ है, जो भी लोग चेक करते हैं प्लेन की हेल्थ को और हर चीज़ को, फिर उनको फायर कर दें। यानी जहाज़ इतना भी काबिल नहीं था कि 30 सेकंड के अंदर वो उड़ नहीं सका, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। देखिए, लोग इतने भी अनपढ़ जाहिल गवार नहीं होते ग्राउंड में, ठीक है, इतना भी यानी सुस्त मारापन नहीं होता है लोगों में कि अरे भाई जहाज़ को चेक ही नहीं किया या उनको समझ ही नहीं आ रही, ऐसा है ही नहीं। इतना तो चेक होता है कि कम से कम 30 सेकंड के अंदर वो ना गिरे। तो 30 सेकंड के अंदर वो गिरना और एकदम सेकंडों में गिरना, इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी प्लेन जो था उसको उसको ख़राब किया हुआ था, ताकि बस वो उड़े ही नहीं, उसको ख़राब किया हुआ ही था। तो किया क्यों हुआ था? क्योंकि वो करना था, वो पीछे से हुआ था। वो टेक्निकल ख़राबी उसमें हुई ज़रूर है, टेक्निकली अगर हम बात करें तो टेक्निकल ख़राबी ही की बदौलत वो गिरा है, लेकिन वो टेक्निकल ख़राबी पहले ही ग्राउंड पर की गई है और वो किसी ने की है, तो वो होना था। वरना ऐसा नहीं है कि ग्राउंड स्टाफ बिल्कुल ही निकम्मा होता और वो चेक ही नहीं कर सकता कि जहाज़ उस हालत में नहीं था कि वो 30 सेकंड भी हवा में उड़ सकता है, यानी वो इतना काबिल ही नहीं था, ऐसे कैसे हो सकता है। यानी आप ये सोचें, दिमाग से सोचें कि जब जहाज़ उड़ने वाला होता है उसकी पूरी इंस्पेक्शन होती थी खासी, ऐसा नहीं होता यानी। और फिर उसके अलावा ओवरऑल भी अगर आप यहाँ पर देखें तो मेंटेनेंस भी होती है। अब मुझे नहीं पता एयर इंडिया की किस तरीके से ईयरली मेंटेनेंस होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो भी होती है। अब वो कोई और मौका नहीं मिला तो अर्नब ने ये कह दिया कि टर्किश या पता नहीं टर्की एयरलाइन जो है वो हमारे प्लेन्स की मेंटेनेंस करती है, तो उनका हाथ है, उन्होंने साबोटाज किया है। अर्नब को कुछ ना कुछ चाहिए, अर्नब के दिन बहुत बुरे आए हुए हैं आजकल। तो खैर मैंने अर्नब पे भी वीडियो की हुई, अभी सिंदूर की वजह से की हुई है मैंने, लेकिन लोगों ने, वो मेरी टीम ने नहीं डाली तो आप लोगों ने सुनी थी, उसमें मैंने उसको बहुत जलील किया। खैर तो क्या कहते हैं, वो कुछ ना कुछ एंगल उसको निकालना था, उसको कुछ मिल नहीं रहा था, उसको मज़ा नहीं आ रहा था
कि मैं अब क्या बात करूँ, इसको कैसे हम डालें मुसलमानों पर या पड़ोसी देशों पर या किसी भी तरीके से हम इस पे कुछ करें, वो उसको मिला नहीं। तो उसको ये एक एंगल मिल गया कि पता नहीं टर्की या टर्किश एयरलाइंस मेंटेन करती क्या करते हैं, कुछ ऐसा कुछ उसने कुछ कहानी बनाकर एक सेगमेंट किया है अपने प्राइम टाइम पर, उसकी मर्ज़ी है। तो ये पॉसिबल नहीं था, टेक्निकल आ रही थी सेकंड के अंदर। हाँ, अच्छी बात है, यानी फ़नी सी बात है बहुत। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।